हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की मैपिंग सीरीज में। इस हफ्ते के प्लेसेस इन न्यूज़ में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जगहों को, उनकी क्या रेलेवेंस है और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मुद्दों को, ताकि आप उनको ढंग से रिवाइज भी कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं चिप्स के बारे में। बिल्कुल पोटैटो चिप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होने वाले चिप्स की। ये चिप्स हर चीज़ में यूज़ होते हैं, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल ही क्यों ना हो। और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा चाइना का बढ़ता जा रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रिसोर्स बन गया, क्योंकि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर चाहिए तो उसमें चिप्स चाहिए। और कोविड के दौरान क्या हुआ था कि कोविड में चाइना हो गया था बिल्कुल बंद, और चाइना के बंद होते ही इनका सप्लाई रुक गया था। इसी की वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स की कारें जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो पा रही थी। तो ये एक बड़ी समस्या देखने को मिली और देखा गया कि चाइना इसका इस्तेमाल बाद में कर सकता है दूसरे देशों को ट्रेड में उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, उन्हें मजबूर करने के लिए कि वो चाइना की बात माने। इसी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज ने सोचा क्यों ना एक अलायंस बनाया जाए। तो एक चिप 4 अलायंस की बात की गई है। चिप 4 अलायंस 4 देशों के बीच बनाया है, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। यूएसए को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों ही देश कहाँ पर पड़ते हैं? ये आपकी ईस्ट एशिया का पार्ट है, और ईस्ट एशिया में इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज हैं वो किसके साथ है? वो है चाइना के साथ। तो एक एक करके इन देशों को ज़रा जान लेते हैं आप, ताकि आपके रिवीजन हो जाए। पहली बात है ताइवान। मुझे ज़रा ये बताइए, जो ताइवान स्ट्रेट है ये कहाँ पर है? क्या ताइवान स्ट्रेट के साउथ में साउथ चाइना सी है या ईस्ट में साउथ चाइना सी है? अभी ज़रा ज्योग्राफी देखते हैं। देखिए, ये है पैसिफिक ओशन, ये ताइवान है जिसे ताइपी भी कहा जाता है, ये आपका ईस्ट चाइना सी है, ये आपका साउथ चाइना सी है। यहाँ इनके जस्ट करीब यहाँ पर हांगकांग है और मकाऊ है। हांगकांग मकाऊ वो इलाके हैं जिन पर चाइना का पूरी तरह से कब्जा अभी तक नहीं है। 1 कंट्री 2 सिस्टम यहाँ फॉलो किया जाता है, यानी ये चाइना का पार्ट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो इनके डेमोक्रेटिक और फ्री मार्केट वाले सिस्टम है वो अलाउड है। इनकी डिटेलिंग क्या है कि भाई ये पहले हांगकांग ब्रिटेन का पार्ट था, मकाऊ पोर्तुगाल का पार्ट था, और जब इनको दिया गया, सौंपा गया चाइना को ये शहर इन देशों द्वारा वापस निकलते टाइम, इन्होंने कहा कि भाई अगले 50 साल तक आप कम से कम ये देखिए कि इन देशों में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ओपन पॉलिटिकल सिस्टम था, जो यहाँ पर ओपन मार्केट, फ्री मार्केट यानी कैपिटलिज्म था और यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, इसका आप सम्मान करेंगे। तो चाइना ने कहा ठीक है, हम 1 चाइना 2 सिस्टम फॉलो करेंगे हांगकांग और मकाऊ में। तो हांगकांग में बात थी कि 2047 तक, 1997 से 50 साल की बात की गई थी। 1997 में हांगकांग ब्रिटेन ने चाइना को सौंपा था और कहा था 2047 तक आप यहाँ पर इनका जो इंडिविजुअल सिस्टम है वो फॉलो करेंगे। लेकिन चाइना ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया, वहाँ की पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हांगकांग में बार बार विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण शहर मकाऊ और हांगकांग कहाँ पर है? ये इस कोस्ट पर है जो ताइवान के पास है। अब ताइवान के यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट है। तो पहली कहानी ज़रा समझते हैं, ताइवान है क्या? एक बेसिक सा रिविजन। ताइवान क्या है भाई? ताइवान असल में पहले जब चाइना के ऊपर शासन हुआ करता था राजाओं का या महाराजाओं का, उसके बाद जब इनके ऊपर यूरोपियन शासन हुआ, उससे कुछ समय बाद यहाँ पर एक सरकार बनी, एक पार्टी थी कामिंतोंग, KMT पार्टी से कहते हैं। और ये एक तरह की डेमोक्रेसी की बात करते थे। ये कहते थे कि हम यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आएंगे, और ये एक पार्टी थी कामिंतोंग। इनको सपोर्ट प्राप्त था वेस्टर्न कंट्रीज़ का। वो चाहती थी कि चाइना में इस तरह का सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम आ जाए, और ये उसको सपोर्ट करते थे। इनके खिलाफ जो चीज़ जो लोग लड़ रहे थे वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके हेड थे माओ जेडिंग। तो माओ हेड करे थे कम्युनिस्ट पार्टी को, और इनके बीच में एक जंग हुई जिसमें जो कामिंतोंग पार्टी थी इस पूरे चाइना से हार कर वो बेचारे इस आइलैंड में आके चले गए इनके सारी लीडरशिप के साथ। इस टाइम उसका नाम फॉर्मोसा आइलैंड हुआ करता था, फॉर्मोसा। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने इस पूरी पार्टी के साथ सिविल युद्ध की स्थिति हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तरह से दूसरे पार्टी के केडर को, इनके लोगों को हरा कर चाइना से धकेल कर इस आइलैंड ताइवान पे पहुंचा दिया। ये इसे फॉर्मोसा आइलैंड तब कहते थे। तो ये जो लीडर थे इस पार्टी के, KMT के, कामिंतोंग पार्टी के जो लीडर्स थे, वो भागकर जब यहाँ ताइवान में शरण लेने आए, तब इनके सपोर्ट में आ गया यूएसए और वेस्ट। उन्होंने कहा भाई आपको कैसे हराएंगे, कैसे मारेंगे, हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी चाइना के ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन असली जो हकदार है चाइना के वो ये पार्टी है KMT, जो अभी ताइवान में रहती है। तो इन्होंने कहा कि ये असली चाइना है और ये जो चाइना है नकली है। तो इन्होंने इस ताइवान में जो ग्रुप KMT का आया, इन्होंने इसका नाम लिखा रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इन लोगों ने अपना नाम रखा PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, याद रखिए क्या डिफरेंस है। कम्युनिस्टों ने चाइना पे कब्जा किया, इसका नाम रखा PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो KMT पार्टी थी जो डेमोक्रेसी की बात करती थी,
वो भाग के गई ताइवान और इन्होंने अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वर्सेस आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दो चाइना बन के उभरे थे उस समय दुनिया में। चाइना ने, भारत ने सपोर्ट किया चाइना का, यानी कम्युनिस्ट वाली चाइना का, और कहा यही असली चाइना है। ये जो आइलैंड पे अमेरिका की मदद से, वेस्ट की मदद से जो लोग आए हैं, ये असली चाइना नहीं है, असली मेन चाइना पीआरसी ही है। और भारत में यूनाइटेड नेशंस में भी सपोर्ट किया था कि जो कम्युनिस्ट चाइना, ये वाली जो चाइना है, ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट वाली, इसी को सपोर्ट किया जाए और इसी को चाइना माना जाए। और वहीं से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने कहा कि हम वन चाइना में विश्वास रखते हैं, कि केवल एक ही चाइना संसार में है और इस चाइना में ताइवान का जो हिस्सा है वो हमारा ही है, एक दिन हम इसको अपने में मिला लेंगे, यूनिफाई कर लेंगे ताइवान को अपने आप में, क्योंकि हमारा ही एक पृथक हिस्सा है जो अभी अलग है। तो ये पॉलिटिक्स थी ताइवान और चाइना की। लेकिन ये जो ताइवान में जो लोग आके बैठे थे, ये पार्टी वाले, केएमटी वाले, इनको सपोर्ट था वेस्ट का, यानी अमेरिका और उनके दोस्तों का, और इन्होंने कहा तुम पर हमला होगा तो हम आपको बचाएंगे, इसलिए यहाँ पर रहे। और अभी ये स्थिति है कि अगर आपको चाइना के साथ संबंध बनाने हैं तो आपको ताइवान से संबंध तोड़ने पड़ेंगे। कुछ ऐसा प्रयास चाइना गवर्नमेंट करती है अंदर उनके वन चाइना पॉलिसी के तहत। तो ये रीज़न है जिस वजह से सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। अब जब इस पॉलिटिक्स को आप समझ चुके हो कि क्या कहानी है ताइवान की और क्या कहानी है कम्युनिस्ट चाइना की, और कैसे कम्युनिस्ट ने इस पूरे आइलैंड पे, इस पूरे चाइना पे कब्जा किया, जो दूसरी पार्टी थी उसको आइलैंड पे धकेला, इस आइलैंड को अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त हुआ, ये बन गया बाद में ताइवान। लेकिन अब चाइना बहुत पावरफुल है और सारी दुनिया इसी पीआरसी को, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, आप अक्सर सुनते होंगे पीआरसी नाम है चाइना का। तो अब क्लियर हुआ क्यों पीआरसी कहते हैं इसको। जब अलग हुआ था चाइना से, इनको भगाया था दूसरी पार्टी को लड़के इन्होंने, तो इसका नाम रखा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इन्होंने अपने आप को नाम दिया था आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये एक फ़र्क है। तो ये हो गई ताइवान की कहानी, और ये कहते हैं कि एक दिन ताइवान को हम अपने में समाहित कर लेंगे, ये तो उनका एक मुद्दा है। तो भाई इतना छोटा सा आइलैंड क्यों नहीं कब्जा कर लेते इसको। तो इसके पीछे कहानी है कि ये जो देश है ना यहाँ, चाहे वो ताइवान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस रीजन को ध्यान से देखिए। यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ साउथ चाइना सी है, यहाँ ईस्ट चाइना सी है, इन सभी जगह चाइना के विवाद हैं। वियतनाम चाइना का दुश्मन, ताइवान चाइना का दुश्मन, जापान चाइना का दुश्मन। तो यहाँ जितने चाइना के दुश्मन हैं वो सारे अमेरिका के साथ एक तरह से एक स्ट्रेटजिक अलायंस बना के बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं आइलैंड चेन्स, यानी फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन। अब ये क्या होता है भाई, ज़रा देख लेते हैं। जो रेलेवेंस है ताइवान की इसलिए है क्योंकि वो पार्ट है फर्स्ट आइलैंड चेन की। फर्स्ट आइलैंड चेन ये ऐसे देशों का समूह है, ऐसे आइलैंड वाले देशों का समूह है जो चाइना के आसपास एक घेरा बनाते हैं, जिनमें कि वो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका की बहुत दोस्त हैं, यूएस फ्रेंडली टेरिटरीज। इसे कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। ये जो आपको दिख रहा है इसमें जापान का ओकिनावा, साउथ कोरिया और या कुरिल आइलैंड जापान के, ओकिनावा और फिलीपींस और ताइवान वाला हिस्सा आता है इन योर फर्स्ट आइलैंड चेन। इसमें साउथ कोरिया नहीं आता, याद रखना। साउथ कोरिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट आइलैंड चेन। इनमें वो देश हैं जो कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब है, जिनमें कौन से आइलैंड्स आते हैं। कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड कहाँ पर है, ये नॉर्दर्न आइलैंड। कुरिल आइलैंड जब हम देखेंगे उनको ठीक से। कुरिल आइलैंड जापान, ये जापान हो गया, ये कुरिल आइलैंड हो गया ऊपर वाले, ये आपका ओकिनावा का आइलैंड हो गया, ये भी जापान का पार्ट है, ये ताइवान और ये फिलीपींस। ये सारे पार्ट हैं फर्स्ट आइलैंड चेन का। फर्स्ट आइलैंड चेन जो कि अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की चेन है, जो अमेरिका के चाइना के आसपास को घेर कर खड़े हैं, जिसको लेकर चाइना को बहुत डर लगता है, कल को पता नहीं क्या कर दें। तो फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है उन देशों का जो कि चाइना के बहुत करीब है और चाइना का इनके एक तरह से संरक्षण प्राप्त है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन है। लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, एक सेकेंड आइलैंड चेन भी है। ये वाली पहली वाली थी जो आपको जापान से होते हुए, ताइवान होते हुए, फिलीपींस होते हुए जाती है। दूसरी है जो जापान के पीछे से आती है, जो गुआम होते हुए यहाँ से आपके इंडोनेशिया, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन जो है यहाँ से पापुआ न्यू गिनी तक जाती है, यानी माइक्रोनेशिया के जो आइलैंड है ये इसका पार्ट बनते हैं। तो फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन क्या है, समझ आ गया। आप देखिए, गौर करिए, फर्स्ट आइलैंड चेन में दो इलाके हैं, ईस्ट चाइना सी, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा इलाका है साउथ चाइना सी। यहाँ लगातार चाइना अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है और इन आइलैंड का दोस्त कौन है, अमेरिका। तो चाइना को लगता है कि भाई हमें कभी भी फंसाया जा सकता है चाइना के द्वारा, कभी भी हमें रोकने की कोशिश की जा सकती है अमेरिका के द्वारा। चाइना को ऐसा लगता है, इसलिए चाइना यहाँ तो डोमिनेशन करना ही चाहता है। इसके बाद चाइना और आगे फिलीपींस सी और इस इलाके में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। क्लैरिटी मिल गई कि दो आइलैंड की चेन्स हैं, दोनों जो हैं ये अमेरिका के मित्र राष्ट्र एक तरह से यहाँ पर हैं जो चाइना के दबाव को रोक सकते हैं। इसलिए चाइना को कंटेन करने की जो अमेरिका का प्रयास है उसमें फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन का नाम आता है। ताइवान इज पार्ट ऑफ फर्स्ट आइलैंड चेन, ओके, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है
चाइना की सिक्योरिटी के लिए, तो इसलिए चाइना चाहता है यहाँ कब्जा बना के रखे। अब देखिए इनके जो दो इनके दावे हैं, जो 2 चीज़ें हैं वो क्या क्या है वो जरा देखते हैं। ये रहा ताइवान जहाँ वो लोग भाग के आए थे, ये रहा आपका ताइवान स्ट्रेट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, इसके साउथ में है साउथ चाइना सी, इसके ईस्ट में है या इसके नॉर्थ में है ईस्ट चाइना सी, ठीक है। अब यहाँ से सारे लोग इधर आके ताइवान में बस गए थे, ये आप समझ गए। फिर मैंने एक शब्द का नाम लिया था कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स कहाँ पर है? कुरिल आइलैंड असल में जापान के ऊपर वाले आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स वो हैं जिनका विवाद है जापान और रशिया के बीच में। ये वो आइलैंड है जो अभी रशिया के कब्जे में है, लेकिन जापान का मानना है कि ये जापानीज आइलैंड है, क्योंकि इन्हीं आइलैंड पर 1945 में जाकर सोवियत रूस ने कब्जा कर लिया था। यूएसएसआर ने इसको 1945 में कब्जा कर लिया था कुरिल आइलैंड के ऊपर, और वो आइलैंड अभी भी एक तरह से यूएसएसआर के कब्जे में ही है, लेकिन जापान का वो कहना है कि हमारे आइलैंड है। जापान में कुरिल आइलैंड्स को कहा जाता है नॉर्दर्न टेरिटरीज, क्योंकि इनका मानना है कि इनके खुद के नॉर्दर्न इलाके हैं। तो जापान के ऊपर रशिया से जोड़ते हुए जो आइलैंड्स हैं, इनका नाम है कुरिल आइलैंड्स। ये कुरिल आइलैंड्स कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है सी ऑफ ऑक्सटॉक में। सी ऑफ ऑक्सटॉक कहते हैं, या फिर सी ऑफ ऑक्सशॉट भी कहीं कहा जाता है इसको। तो ये कुरिल आइलैंड का इलाका ठीक यहाँ से ऊपर है। इस मैप में देखें तो ये हिस्सा ये वाला है, यहाँ पर है कुरिल आइलैंड्स, ठीक है, सी ऑफ जापान के ऊपर। ये सी ऑफ जापान है, ये आपके सी ऑफ ऑक्सटॉक है, यहाँ पर आपका ये कुरिल आइलैंड का इलाका है जिस पे अभी सोवियत रशिया या फिर अभी रशिया ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये विवाद है किसका किस्सा? रशिया और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड के ऊपर, जो अगेन इससे जस्ट नीचे से हमारा फर्स्ट आइलैंड चेन स्टार्ट होती है, जो कि अमेरिका के करीब देशों के चेन है, जिसको लेकर लगातार चाइना दबाव बनाता है। इसलिए चाइना का कब्जा और जो उनकी रीच है वो बढ़ती जा रही है। वो पहले ईस्ट चाइना सी में जो आइलैंड कब्जा करते हैं वो है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू वो आइलैंड है जिन पर अभी जापान का कब्जा है, लेकिन चाइना कहती है कि उनका आइलैंड है, ईस्ट चाइना सी में है। और साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, स्कारबॉग शोल, ये 3 इलाके हैं। ये किस में है? साउथ चाइना सी में। ये सेनकाकू डेकू आइलैंड कहाँ पर है? ये है साउथ चाइना सी में। यहाँ पर चाइना का विवाद है देशों के साथ, और इन विवादों के चक्कर में कहा जाता है कि चाइना इस पूरे इलाके पे कब्जा करना चाहता है। और ये देखिए इतने आइलैंड इसने क्लेम कर रखे हैं, तो यहाँ पर कौन खड़ा है? वहाँ अमेरिका खड़ा है, उसके मित्र राष्ट्र खड़े हैं। तो एक बार फिर से ज़रा समझते हैं कहाँ कहाँ पर चाइना का क्लेम है एक मैप के साथ। ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पर पार्सल आइलैंड, स्कारबॉग शोल, स्पार्टली आइलैंड, इनमें चाइना कब्जा करता है और कहता है पूरा का पूरा जो इलाका ये असल में हमारा ही है। ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं आप, इसे चाइना कहता है 9 डैश लाइन। इसके तहत वो अपना क्लेम करते हैं कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी जो है वो हमारा ही है। तो यहाँ अंदर के जितने आइलैंड हैं हमारे हैं। तो इसलिए इनका विवाद यहाँ फिलीपीन से भी है, वियतनाम से भी है, मलेशिया से भी है, ब्रूनी से भी है। ये बात हो गई साउथ चाइना की। ईस्ट चाइना सी में इनका विवाद किसके साथ है? इनका विवाद है जापान के साथ। किसको लेकर? सेनकाकू डाइकू आइलैंड के बारे में, जो यहाँ पर स्थित है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, आपने समझ लिया। यहाँ पर विवाद क्या? आप देखिए ये हिस्से ये क्लेम कर रहा है, और हमने इस मैप में देखा था पहले ही कि भाई यहाँ तो फर्स्ट आइलैंड चेन में भी अमेरिका के दोस्त खड़े हैं, सेकंड आइलैंड चेन में भी अमेरिका के दोस्त खड़े हैं। तो अमेरिका एक प्रॉब्लम बन सकता है चाइना के लिए, जो वो आगे इस इलाके पे कब्जा करना चाहेगा तो उसके लिए। इसीलिए चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये पूरा का पूरा इलाका। तो हमने समझा व्हाट इज चिप 4 अलायंस, इनमें कौन कौन से देश हैं, उन देशों की क्या रेलेवेंस है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ताइवान और जापान जो कि पार्ट है फर्स्ट आइलैंड चेन का, और जापान तो सेकेंड आइलैंड चेन में भी उसका पार्ट कुछ कुछ आता है। इसके अलावा जापान का विवाद है कुरिल आइलैंड का, किसके साथ? तो रशिया के साथ। और कमाल की बात यह है जो सेनकाकू आइलैंड है जिस पर अभी चाइना का क्लेम है जापान के खिलाफ, उसी आइलैंड को ताइवान भी क्लेम करता है कि वो ताइवान का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ताइवान तो खुद को असली चाइना मानता है, तो वो कहता है जब हम चाइना बनेंगे तब ये आइलैंड हमारा होगा। तो अभी तो हालांकि छोटा सा है पर दावा उनका भी है। तो ये कहानी है, और ये चिप 4 अलायंस की वजह से ये जो इलाका हमने हल्का सा रिवाइज कर लिया। तो कौन कौन से आइलैंड कहाँ हैं, ईस्ट चाइना सी कहाँ है, साउथ चाइना सी कहाँ है, स्प्राटली आइलैंड कहाँ है, पैरासल आइलैंड कहाँ है, स्कारबॉग शोल कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है और कई बार क्वेश्चन इससे ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ओमान के बारे में। एक पोर्ट है द्वक्म पोर्ट, कहाँ पर है? ये है ओमान में, और इस पोर्ट पर रिसेंटली इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने विजिट की थी। ये पोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स की बात की थी, जहाँ हमने बात की थी पर्शियन गल्फ की, बाबल मंदेब की। तो ये जो पोर्ट ऑफ दक्म है, यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस जो है इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज देती है कि इसके थ्रू इंडिया चाहे तो चाइना का जो ग्वादर का पोर्ट है जो पाकिस्तान में बना रहे हैं, जिससे वो यहाँ से होते हुए सीधा चाइना लेके जाते हैं, इस पोर्ट से वो अगर इन्हें अगर ईरान से कुछ चाहिए या
और यूएई से वो या सऊदी अरब से कुछ ऑयल लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से ऑयल लिया, सीधा सीधा समुद्र के रास्ते से आए, पोर्ट में घुसे और यहाँ से ज़मीन के रास्ते से ही पीओके होते हुए वो रास्ता बना है इनका, जो इनको ले जाकर काशगर, एक जो चाइना में जगह है, वहाँ तक ज़मीन के रास्ते पहुँचा देता है बिना सी रूट, बिना किसी और चोक पॉइंट का सहारा लिए हुए। तो इंडिया की प्रेजेंस यहाँ पोर्ट ऑफ दक्कम में है, यहाँ पास में ही चाबहार पोर्ट की बात आ गई। तो ये दो जगह इंडिया की प्रेजेंस है जो इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहला सवाल, पोर्ट ऑफ दक्कम कहाँ पर है, तो ये आपका ओमान में है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि एक पर्शियन गल्फ के चोक पॉइंट के पास इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। इससे ये जो फ्रीडम एंड नेविगेशन के राइट्स हैं, जो फ्री एंड ओपन फ्रीडम नेविगेशन इंडिया ढूंढता है, वो इंडिया गारंटी कर सकता है इस रीजन में। ओमान कहाँ लोकेटेड है, सऊदी अरेबिया के पास, यूएई के पास में। तो ये रीजन देख लिया आपने, कहाँ पर है, अरेबियन सी इस साइड है, ऊपर ग्वादर है, नीचे चाबहार है। चाबहार के जस्ट साइड में बंदर अब्बास का एक और पोर्ट है जो अगेन एक इंपॉर्टेंट ईरानियन पोर्ट है, बंदर अब्बास, चाबहार ग्वादर पाकिस्तान में है, यहाँ दक्कम है जो कि ओमान में है। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं जब आप देखते हो। ये आंसर आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, कैसे इंडिया चाइना की जो कोशिश है इंडिया को घेरने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बना रहा है वो, चाहे बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, वहाँ पोर्ट पर कब्जा करता जा रहा है। तो उसके काउंटर में इंडिया जो भी एक चीज़ खड़ी कर रहा है, अपना खुद का डायमंड क्वाड्रिलेटरल, उसका पार्ट ये है। तो ये हो गई दक्कन पोर्ट की बात, कहाँ पर है ये आपने समझ लिया। आगे देखते हैं, हाल ही में एक न्यूज़ आई, पीआईबी में छपी थी ये कि सुबनसिरी नदी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है लोअर सुबनसिरी के ऊपर, वो एग्जीक्यूट किया जा चुका है और वो अपने टॉप लेवल तक डैम पहुंच चुका है। तो इस चीज़ से हमें ये पता लगता है, सुबनसिरी न्यूज़ में आई, सुबनसिरी कहाँ है। तो कई ऐसी रिवर्स हैं जिनका नाम सिमिलर है, सोने से मिलता जुलता, सुबनसिरी हो गई, स्वर्णरेखा हो गई। तो पहली बात, सुबनसिरी कहाँ पर है, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश असम के कुछ हिस्से में आती है। तो कहाँ पर है ये सुबनसिरी का इलाका, कौन सा इलाका न्यूज़ में रहता है अक्सर, तो देखिए ये सुबनसिरी रिवर है, यहाँ से सुबनसिरी आती है, ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से आके ये फिर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा है। अब इसका एक और मैप देखते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, ये सुबनसिरी है और ये इस तरह से आके आपके फिर यहाँ मिल जाती है किसमें, तो आपकी ब्रह्मपुत्रा में। एक ब्रॉड मैप देखते हैं, ये आपकी जारलंग ज़ेंगपा, जिसे आप सेंगपो भी कहते हैं, जो बाद में आकर ब्रह्मपुत्रा बनती है, ये यहाँ से आती है। पीछे से लोहित इसमें आके कंट्रीब्यूट करती है, ये रही सुबनसिरी। तो कोशिश करिए याद रखने की सुबनसिरी कहाँ से आई, लोहित आई इधर से, नीचे से बराक रिवर आती है, यहाँ तीस्ता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी यहाँ से आप मैप से देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आपको अभी ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज को देखना है तो वो उस पर आते हैं। ये देखिए, ये अगर आपकी ब्रह्मपुत्रा है तो ये देखिए इसमें कितनी रिवर्स आती हैं, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिखऊ, धनसिरी, तो ये और कोपिली, ये सारी रिवर्स आके बरनाली, मानस, इस तरह से आकर आपकी ब्रह्मपुत्रा का पार्ट बनती हैं और ये जाकर नीचे फिर बांग्लादेश में जाके नीचे समुद्र का हिस्सा बनती है। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, सुबनसिरी कहाँ पर है, कौन सा पोर्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर का काम करेगा पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। एक तरह से अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी बहुत रिक्वायरमेंट है हमें अपने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाने की, क्योंकि चाइना लगातार अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है एज इट्स ओन स्टेट। ये बात हो गई ब्रह्मपुत्रा की। और अपर सुबनसिरी में जो सुबनसिरी लोअर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बन रहा है उसके बारे में, जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने SCO समिट की, जिसमें इंडिया लीडर बना। इस बार खास बात यह है कि अभी तक हमें पता था शंघाई में कोऑपरेशन समिट में जो मेंबर्स थे इस तरह के थे, कितने मेंबर्स हुए SCO में, कितने मेंबर है मुझे बताएगा कोई, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन SCO। जितने भी थे इनमें एक नया मेंबर जुड़ गया, ईरान। अभी तक ईरान को फॉर्मली नहीं जोड़ा गया था, अब जाकर ईरान इसमें मिल गया। तो ये जो मैप है ये थोड़ा अपडेट हो जाएगा और यहाँ वाला हिस्सा भी इसमें अब जुड़ जाएगा, जो ईरान है ये भी इसका पार्ट अब बन जाएगा। तो अभी तक कितने मेंबर्स हैं इसके, 8 मेंबर हैं, अब ये 9 बन जाएंगे +1। तो कौन कौन से मेंबर्स में हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। अब इसमें एक और देश जो जुड़ गया वो है ईरान। तो ये 9 मेंबर का देश बन जाएगा। अब जब ये पढ़ ही रहे हैं SCO के बारे में, तो SCO के सेंट्रल एशिया के रीजन को देख लेते हैं ज़रा। ये रहा किर्गिस्तान, ये रहा तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपके, और ऊपर कजाकिस्तान, ये आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो USSR के टूटने पर बने थे। 1990s तक यहाँ पर ये पूरा रशियाई था, सब USSR का पार्ट था। जब USSR टूटा तो 5 नए रिपब्लिक्स बने। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, इनमें से कौन सा देश है जो SCO का पार्ट नहीं है। अगर आप देखिए इनमें आपको कौन सा हिस्सा दिख रहा है जो SCO का पार्ट नहीं है, यहाँ आप देखोगे तो एक कंट्री इसमें SCO का पार्ट नहीं है। वो कौन सी कंट्री है,
ये आपने देखा, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, तो कौन सी कंट्रीज में पार्ट नहीं है बताइए ज़रा? वो है तुर्कमेनिस्तान। ये मैप से आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी कंट्री इनमें से पार्ट नहीं है एससीओ का, वो है तुर्कमेनिस्तान। अब कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं इस रीजन की जिनकी बाउंड्री लगती है कैस्पियन सी से, तो सेंट्रल एशिया की, तो वो होगी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इधर आपका अजरबैजान, ईरान वगैरह की बाउंड्री इससे लगती है। तो क्या तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री लगती है कैस्पियन सी से? तो नहीं। ये रीजन एज अ होल कैसा है? लैंडलॉक्ड है। तो इस इलाकों में जो इंपॉर्टेंट शहर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ताशकंद की बात करें, किस देश का पार्ट है ताशकंद? ज़रा बताइए मुझे, ताशकंद इनमें से किस देश का पार्ट है? क्या उज़्बेकिस्तान में हो या कजाकिस्तान में? कहाँ पर है ताशकंद? एक इम्पॉर्टेंट शहर था ताशकंद, जहाँ पर क्या हुआ था 1965 में जो इंडिया की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसका जो हमारा सीज़ फायर हुआ था वो जाकर ताशकंद में हुआ था। कहाँ पर है ताशकंद बताइए मुझे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट देश में राज्य में आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपको मैप में भी दिख रहा होगा ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में है ताशकंद, ये रहा। फिर सवाल आता है कि जो अशगाबाद एग्रीमेंट है, ये बार बार न्यूज़ में रहता है। अशगाबाद एग्रीमेंट एक प्रॉपर एग्रीमेंट है जिसके तहत यहाँ पर और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो भारत को रूस से जोड़ने का प्रयास है, भारत से ईरान होते हुए रशिया तक पहुँचने वाली जो सड़क है उसको आपके सेंट्रल एशिया के कॉरिडोर से जोड़ने की कोशिश है, वो हुआ था अशगाबाद एग्रीमेंट के तहत। अशगाबाद कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। बिशेक कहाँ पर है? किर्गिस्तान में है। दुशानबे कहाँ पर है? तजिकिस्तान में। तजिकिस्तान में इंडिया की एक एयरबेस भी है। मुझे बताइए तजिकिस्तान में जो इंडिया की एयरबेस है वो कहाँ सिचुएटेड है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो अगले हफ्ते हम पक्का ये करेंगे कहाँ एयरबेस इंडिया की है तजिकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, और पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था इस टॉपिक को कि तुर्कमेनिस्तान में एक 5 बिलियन सिटी डेवलप करने की बात की जा रही है। तो कहाँ वो 5 इलाके हैं? ये वो इलाके हैं जहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये वो जगह हैं जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक या CAR की तरह जिनको हम देखते हैं। इंडिया के ठीक ऊपर तजिकिस्तान स्थित है, POK के ठीक ऊपर, जिस पर अभी दुख की बात है कि कब्जा किसका है, तो वो पाकिस्तान का है। अगला टॉपिक हुल दिवस की बात करता है। हुल दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? हुल दिवस असल में बात करता है दो लोगों के बारे में। किन की बात करता है? सिधो कान्हू के बारे में। सिधो कान्हू में संथाल रेबोलियन जो हुआ था, ये उसके विषय में बात करते हैं। तो कहाँ पर ये संथाल इलाका है? तो ये आपके छोटा नागपुर प्लेटियो के ऊपर है, यहाँ पर संथाल परगना डिवीज़न। इसकी लोकेशन याद रखिए क्योंकि आपको आगे मदद मिलेगी इसको पढ़ने में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक लैंसडाउन जो एक जगह है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है लैंसडाउन, दिल्ली से ज़रा दूर नहीं है ये। इसका नाम बदलकर जसवंतगढ़ किया जा रहा है। जसवंतगढ़, तो जसवंतगढ़ किसके नाम पे किया जा रहा है? तो जसवंत सिंह रावत, जिनको महावीर चक्र भी मिला था, जो एक फेमस वॉर हीरो थे 1962 के वॉर पे, उनको ये उनके नाम पर इस शहर को बदला जाए। तो लैंसडाउन कहाँ पर है? लैंसडाउन असल में ये आपका इलाका आता है गढ़वाल के इलाके में, उत्तराखंड में। ये आपका लैंसडाउन इलाका है। और जो लैंसडाउन थे इनका क्या रोल था इंपॉर्टेंट? तो इन्हीं के टाइम में आपका फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था, कई इनके इंपॉर्टेंट रोल थे, तो वो आप हिस्ट्री से ज़रूर रिवाइज करिए। ये बातें हो गई लैंसडाउन की। अब बढ़ते हैं आगे, जो एक और टॉपिक है IMT यानी इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में। इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। देखिए बात ये थी कि इसको कंप्लीट तो 2019 में ही हो जाना था, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन ये 70% कंप्लीट हो चुका है। इसके तहत भारत इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड तीनों को एक रोड से जोड़ता है, जो मोरे, मणिपुर की जगह है, जो मोरे से होते हुए, नेपिताओ से होते हुए मायसॉट एक जगह मतलब में वहाँ तक है, और ये आगे इसको बैंकॉक से जोड़ता है वहाँ की सड़क के द्वारा। तो ये दिल्ली से एक तरह से आप बैंकॉक तक पहुँच सकते हैं इस ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों से गुजरता हुआ जो हाईवे है इससे। बात ये चल रही है कि जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे है, इसको वियतनाम के हनोई तक पहुंचाने की बातें चल रही हैं। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, पर कोशिश है कि हनोई जो है यहाँ तक इसको पहुंचाया जाए। ये हाईवे यहाँ से होते हुए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम से यहाँ पहुँच जाएगा। ये कोशिश है, ये प्रपोज्ड है अभी। यहाँ से यहाँ पहुँचने की बात प्रपोजल में की जा रही है, प्रपोज्ड ये है। तो जो अभी ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है, ये मोरे से होते हुए जो आपके मायसॉट है, मायसॉट कहाँ पर है? थाईलैंड में, यहाँ तक जोड़ता है। तो सपना ये एक टाइम में ऐसा आएगा, आप न्यू दिल्ली से लेकर सीधा हनोई जो वियतनाम में, वहाँ तक पहुँच पाएंगे अगर ये हाईवे जो है वो आगे बढ़कर वियतनाम तक पहुँच जाए। तो अभी ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है अराउंड 70% तक कंप्लीट हो चुका है। इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जिससे इंडिया अपने एक्ट ईस्ट, जो इंडिया का पॉलिसी है कि भाई हम साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर और ज़्यादा व्यापार करेंगे, उनसे और ज़्यादा अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप हो, हमारे पास और ट्रेड रूट बने। इसके तहत एक इंपॉर्टेंट कदम है IMT। अभी जो हाईवे है इसको बढ़ाकर इसमें
कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को जोड़ने की भी बातें चल रही हैं। तो आप जब आंसर लिखो कोई भी, अगर साउथ ईस्ट एशिया के बारे में या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कनेक्टिविटी को लेकर क्या बात कर रही है, तो वहाँ पर आप CLMD यानी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार के ऊपर बात कर सकते हो। कह सकते हो कि इंडिया ने एक हाईवे तो बिल्ड लगभग कर ही लिया है, इसको हम चाहें तो और वियतनाम तक अगर एक्सटेंड करें तो हम और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे साउथ ईस्ट एशिया से। किन किन शहरों को जोड़ती है ये आपको ऐसे पता लग रहा है, अराउंड 70% कंप्लीट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने समझा। अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि एक देश जो कि पार्ट नहीं था हमारे SCO का, वो कौन सा रीजन था साउथ ईस्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का, और अभी कौन सा मेंबर जोड़ा गया? तो अभी जिसको जोड़ा गया वो है ईरान। कौन सा देश इनमें से मेंबर नहीं था? क्या वो तुर्कमेनिस्तान था? तुर्कमेनिस्तान के साथ क्या इंडिया कोई पाइपलाइन बना रहा है? तापी पाइपलाइन जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा था, क्या वो तुर्कमेनिस्तान से होके नहीं गुजरती थी? अशगाबाद एग्रीमेंट की बात हम करते हैं, ईरान के जस्ट ऊपर है ये। तो ये सब चीज़ें जो इसने हाल ही में 5 बिलियन सिटी की भी बात की थी, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। सो ये बातें हो गई, टाइम थोड़ा कम है, हमने डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिया है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अगले हफ्ते जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम उनको भी लेकर आएंगे, पर याद रखिए कहाँ कहाँ पे कौन सी लोकेशन है, सुबनसिरी कहाँ पर है, आपकी ब्रह्मपुत्रा में लोहित किधर से आ रही है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है किस नदी के, वो आपका फर्स्ट आइलैंड चेन में कौन सा देश है, क्या साउथ कोरिया फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है, क्या कुरिल आइलैंड किसके किसके बीच का विवाद है, साउथ चाइना सी कहाँ है, दोकम पोर्ट कहाँ पर है, चाबहार बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ पर है, ये आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग।